नमस्ते और कानूनी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता और आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। केस नंबर 1, रामलाल बनाम नरेंद्र कुमार घूंटा केस का विवरण। माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में क्रिमिनल रिवीजन नंबर 690 ऑफ 2024 का निर्णय 28 जुलाई 2025 को सुनाया गया। यह याचिका रामलाल याचिकाकर्ता ने नरेंद्र कुमार घूंटा प्रतिवादी के खिलाफ दायर की थी। याचिकाकर्ता ने माननीय सेशंस जज शिमला के दिनांक 14 अगस्त 2024 के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले ने न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चौपाल के दिनांक 2 अप्रैल 2024 के दोष सिद्धि के फैसले और 29 अप्रैल 2024 के साजा के आदेश को बरकरार रखा था। केस का सार। शिकायतकर्ता ने नरेंद्र कुमार घूंटा के खिलाफ परक्राम्य लिखित अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने जमीन के विकास के लिए 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था। आरोपी ने किस्तों में कर्ज चुकाने का वादा किया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। उसने अपनी कानूनी देनदारी चुकाने के लिए 78,900 रुपये का चेक जारी किया, जो अपर्याप्त निधि इनसफिशिएंट फंड्स के कारण अनादरित डिसऑनर्ड हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस भेजा, लेकिन उसने राशि का भुगतान नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 2 महीने के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के मुआवजे की सजा सुनाई। मुआवजा न देने पर 1 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का भी आदेश दिया गया था। अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर संशोधन याचिका दायर की कि अपीलीय अदालत ने सबूतों की सही से सराहना नहीं की और उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। कानूनी पॉइंट डॉटर सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। माननीय हाई कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक मामलों में आरोपी को उसके वकील की अनुपस्थिति में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यदि वकील उपस्थित न हो तो अदालत को आरोपी का बचाव करने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। कोर्ट ने पाया कि अपीलीय अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने मामले की सुनवाई उस दिन की जब वह बहस के लिए सूचीबद्ध नहीं था और आरोपी या उसके वकील को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। रिवीजनल कोर्ट का दायरा, स्कोप ऑफ रिविजनल कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि एक रिविजनल कोर्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है और केवल पेटेंट दोष, क्षेत्राधिकार की त्रुटियों या कानून को सुधार सकता है। यह साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकता। केस का परिणाम। माननीय हाई कोर्ट ने याचिका की अनुमति दी और अपीलीय अदालत के दिनांक 14 अगस्त 2024 के फैसले को रद्द कर दिया। मामले को अपीलीय अदालत को वापस भेज दिया गया ताकि याचिकाकर्ता को सुना जा सके और मामले का नए सिरे से फैसला किया जा सके। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है तो अपीलीय अदालत याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व के लिए लीगल एड काउंसिल नियुक्त करने की हकदार होगी। मुझे उम्मीद है कि आज का कानूनी पॉइंट एपिसोड आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। केस नंबर 2, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सरोजिनी केस का विवरण। यह याचिका माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में क्रिमिनल रिवीजन नंबर 377 ऑफ 2023 में 28 जुलाई 2025 को तय की गई। यह याचिका हिमाचल प्रदेश राज्य याचिकाकर्ता द्वारा सरोजिनी प्रतिवादी के खिलाफ दायर की गई थी। यह याचिका माननीय स्पेशल जज एसएससी एंड एसटी एक्ट शिमला लर्न ट्रायल कोर्ट के दिनांक 9 मई 2022 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसके तहत प्रतिवादी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एसएससी एंड एसटी एक्ट की धारा 311 के तहत अपराध करने से बरी कर दिया गया था। केस का सार। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 451, 323, 504 और 506 सहपठित धारा 34 तथा एसएससी एंड एसटी एक्ट की धारा 3 एस के तहत अपराधों के लिए चालान पेश किया।
ट्रायल कोर्ट ने माना कि चूंकि आरोपी ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी की थी, वह शादी के बाद अनुसूचित जाति की सदस्य बन गई थी। चूंकि एससी एंड एसटी एक्ट की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध केवल अनुसूचित जाति के सदस्य न होने वाले व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए आरोपी एससी एंड एसटी एक्ट की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध नहीं कर सकती थी। तदनुसार आरोपी को एससी एंड एसटी एक्ट की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध से बरी कर दिया गया और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत अपराधों के लिए मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चौपाल को भेज दिया गया। राज्य ने इस आधार पर संशोधन याचिका दायर की कि ट्रायल कोर्ट ने यह मानने में गलती की कि आरोपी शादी के बाद अनुसूचित जाति की सदस्य बन गई। राज्य ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की जाति शादी के बाद नहीं बदलती। कानूनी पॉइंट। जाति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जाति जन्म से निर्धारित होती है और शादी के बाद नहीं बदलती है। आरक्षण का अधिकार, राइट टू रिजर्वेशन। कोर्ट ने वल्सामा पॉल, श्रीमती बनाम कोचीन विश्वविद्यालय के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति से शादी करने वाली महिला आरक्षण का दावा करने की हकदार नहीं हो जाती है। एससी एंड एसटी एक्ट की प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससी एंड एसटी एक्ट। चूंकि एससी एंड एसटी एक्ट की धारा 3(1)(s) के तहत अपराध केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और जाति विवाह से नहीं बदलती है, ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष गलत था कि आरोपी एससी एंड एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं कर सकती थी। केस का परिणाम। माननीय हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया ताकि पक्षकारों को सुना जा सके और आरोपों के निर्धारण बरी करने के संबंध में एक नया आदेश पारित किया जा सके। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। केस नंबर 3, सोनू राम और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य केस का विवरण। यह याचिका माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में क्रिमिनल रिवीजन नंबर 230 ऑफ 2016 में 28 जुलाई 2025 को तय की गई। यह याचिका सोनू राम और अन्य याचिकाकर्ता द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर की गई थी। यह याचिका दिनांक 19 मई 2016 को माननीय एडिशनल सेशंस जज 1, शिमला कैंप 8 रोहरू, हिमाचल प्रदेश अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसके तहत दिनांक 18 अप्रैल 2009 के दोष सिद्धि के निर्णय और दिनांक 23 अप्रैल 2009 के माननीय सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 रोहरू, हिमाचल प्रदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित असजा के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखा गया था। केस का सार। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 411 और 201 टेलीग्राफ वायर्स, गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 की धारा 5 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराधों के लिए चालान पेश किया। यह आरोप लगाया गया था कि टेलीफोन के तार चोरी हो गए थे और 90 मीटर तार एक खेत में मिला था, जबकि जला हुआ तार मखीनल्ला में मिला था। कबाड़ बेचने वालों की दुकानों की तलाशी ली गई और अजय ठाकुर की दुकान से एल्यूमिनियम और तांबे के तार मिले। अजय ठाकुर ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने तार सोनू राम से खरीदे थे। सोनू राम ने खुलासा किया कि उसने केबल तार मखीनल्ला में छिपा रखा था और उसने 20 जोड़ी केबल तार 8.5 किलोग्राम वजन बरामद करवाए। ट्रायल कोर्ट ने सोनू राम को आईपीसी की धारा 379 चोरी के तहत और अजय ठाकुर को आईपीसी की धारा 411 चोरी की संपत्ति प्राप्त करना के तहत दोषी ठहराया। सोनू राम को 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई और अजय ठाकुर को भी 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपीलीय अदालत ने आईपीसी की धारा 379 और 411 के तहत दोष सिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन टेलीग्राफ वायर्स, गैरकानूनी कब्जा अधिनियम की धारा 5 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत दोष सिद्धि को रद्द कर दिया, क्योंकि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि तार का व्यास अधिनियम में निर्दिष्ट था या संपत्ति केंद्र सरकार के स्वामित्व में थी। कानूनी पॉइंट और रिवीजनल कोर्ट का दायरा, स्कोप ऑफ रिविजनल कोर्ट।
माननीय हाई कोर्ट ने दोहराया कि रिविजनल कोर्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है और केवल पेटेंट दोष, क्षेत्राधिकार की त्रुटियों या कानून को ठीक कर सकता है। यह सबूतों की फिर से सराहना नहीं कर सकता। खुले स्थान से वसूली, रिकवरी फ्रॉम ओपन प्लेस। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वस्तु खुले या सभी के लिए सुलभ स्थान से बरामद की जाती है, तो यह साक्ष्य को अवैध नहीं ठहराती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वस्तु सामान्य परिस्थितियों में दूसरों को दिखाई दे रही थी या नहीं। स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहों को शामिल नहीं करने के कारण वसूली अविश्वसनीय थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 या सीआरपीसी की धारा 161 के तहत स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालिया कब्जे की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ रीसेंट पोजेशन। यदि आरोपी चोरी की वस्तुओं के कब्जे में पाया जाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह या तो चोर है या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाला। खंडन करने का बोझ आरोपी पर है। केस का परिणाम। माननीय हाईकोर्ट ने वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया। यह माना गया कि निचली अदालतों ने आरोपी को चोरी के अपराध और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराने में सही काम किया था और सजा अत्यधिक नहीं थी। आपका एक और कानूनी पॉइंट। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। केस नंबर 4 वी, एक किशोर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य केस का विवरण। यह याचिका माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, शिमला में क्रिमिनल रिवीजन नंबर 392 ऑफ 2025 में 28 जुलाई 2025 को तय की गई। यह याचिका वी, एक किशोर याचिकाकर्ता द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर की गई थी। यह याचिका माननीय सेशंस जज, शिमला अपीलीय अदालत द्वारा दिनांक 10 जून 2024 को पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसके तहत माननीय किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी शिमला द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया था। केस का सार। पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध करने के लिए चालान पेश किया। घटना की तारीख को पीड़ित की उम्र 7 वर्ष थी। पीड़ित ने खुलासा किया कि याचिकाकर्ता उसे एक गौशाला में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने रक्त साफ किया और धमकी दी कि यदि घटना का खुलासा किया गया तो वह उसके साथ नहीं खेलेगा। घटना के समय याचिकाकर्ता की उम्र 16 वर्ष 1 महीना और 23 दिन पाई गई। जेजेबी ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 जेजे एक्ट की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किया। मेडिकल बोर्ड ने आकलन किया कि याचिकाकर्ता का आईक्यू 92 था और वह अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में सक्षम था। जेजेबी ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध की प्रकृति और सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि याचिकाकर्ता अपराध करने के लिए किसी मानसिक या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त था। नतीजतन मामले को चिल्ड्रन कोर्ट को भेज दिया गया ताकि याचिकाकर्ता पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। अपीलीय अदालत ने जेजेबी के निष्कर्षों को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर संशोधन याचिका दायर की कि प्रारंभिक मूल्यांकन जेजे एक्ट की धारा 14/3 के तहत प्रदान की गई 3 महीने की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया था और यह पूरी जांच को रद्द कर देता है। उसने यह भी तर्क दिया कि मेडिकल बोर्ड ने केवल मानसिक क्षमता का आकलन किया था, शारीरिक क्षमता का नहीं, और मामले के दस्तावेज मेडिकल बोर्ड को प्रदान नहीं किए गए थे। कानूनी पॉइंट। प्रारंभिक मूल्यांकन की समय सीमा, टाइमलाइन फॉर प्रिलिमिनरी असेसमेंट। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक्स किशोर बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय का हवाला देते हुए माननीय हाई कोर्ट ने माना कि जेजे एक्ट की धारा 14.3 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने की 3 महीने की अवधि अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक डायरेक्टरी है। मानसिक और शारीरिक क्षमता का आकलन, असेसमेंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। जेजे एक्ट की धारा
15 में आवश्यक है कि बोर्ड अपराध करने के लिए बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की उसकी क्षमता और उन परिस्थितियों का आकलन करे जिनमें कथित रूप से अपराध किया गया था। आईक्यू का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ आईक्यू। कोर्ट ने बारुण चंद्र ठाकुर बनाम भोलू के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बुद्धिमत्ता किशोर की मानसिक क्षमता निर्धारित करने वाले कारकों में से एक है। यौन अपराध और विशिष्ट ज्ञान, सेक्सुअल ऑफेंस एंड स्पेसिफिक नॉलेज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य के निर्णय का हवाला देते हुए माननीय हाई कोर्ट ने नोट किया कि बलात्कार का अपराध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक व्यक्ति को इसका विशिष्ट ज्ञान न हो। चिकित्सा बोर्ड को दस्तावेज प्रदान करना, प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स टू मेडिकल बोर्ड। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि मेडिकल बोर्ड को मामले के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से उसकी रिपोर्ट खराब हो गई, क्योंकि मेडिकल बोर्ड को केवल याचिकाकर्ता की मानसिक क्षमता का आकलन करना था, जो उसने किया था। केस का परिणाम, माननीय हाई कोर्ट ने वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णयों में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। मुझे आशा है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले कानूनी पॉइंट एपिसोड के लिए बेल आइकॉन दबाएं। केस नंबर 5, ईफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नेहा मेहरा और अन्य केस का विवरण। यह अपील माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में एफआईओ नंबर 128 के रूप में 2019 के रूप में 28 जुलाई 2025 को तय की गई। यह अपील इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपीलकर्ता द्वारा नेहा मेहरा और अन्य प्रतिवादी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत दायर की गई थी। अपील माननीय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण चंबा द्वारा एमएसी याचिका नंबर 7/2018 में दिनांक 12 दिसंबर 2018 को पारित निर्णय के खिलाफ थी। केस का सार, प्रतिवादी नंबर 1 से 4 दावेदार ने गौरव मेहरा की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए याचिका दायर की, जो 26 मई 2017 को एक मोटर वाहन दुर्घटना में हुई थी। मृत्यु का कारण चालक की लापरवाही और तेज ड्राइविंग को बताया गया था। दावेदारों ने दावा किया कि मृतक एक व्यवसायी था और दुर्घटना के समय 29 वर्ष का था, जिसकी मासिक आय 24,000 रुपए थी। दावेदार मृतक की पत्नी, नाबालिग बच्चे और पिता थे और सभी मृतक पर आश्रित थे। बीमाकर्ता ने इस आधार पर आपत्तियां उठाईं कि वाहन बीमा पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था। चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और मृतक ने वाहन किराए पर लिया था, जिसकी पॉलिसी के अनुसार अनुमति नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों को 49,08,400 रुपये का मुआवजा प्रदान किया, जिसमें हानि ओएनएफ डिपेंडेंसी, लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, हानि ओएनएफ कंसोर्टियम, लॉस ऑफ कंसोर्टियम, हानि ओएनएफ एस्टेट, लॉस ऑफ एस्टेट और अंतिम संस्कार का खर्च, फ्यूनरल एक्सपेंसेस शामिल था। कानूनी पॉइंट, आयकर रिटर्न का उपयोग, यूज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मल्लारविजी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य और उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम विभोर फियालोक और अन्य के निर्णयों में वार्षिक आय का आकलन करने के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर पर निर्भरता को मंजूरी दी है। औसत आईटीआर को मासिक आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। भविष्य की संभावनाओं की हानि, लॉस ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। प्रणय सेठी और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मृतक की आय में 40% की वृद्धि भविष्य की संभावनाओं की हानि के लिए लागू की जानी चाहिए। माता पिता की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ पेरेंट्स। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मृतक का पिता उस पर निर्भर नहीं था, और यह तथ्य कि पिता मृतक को उसके व्यवसाय में मदद करता था, यह साबित नहीं करता कि पिता पुत्र पर निर्भर नहीं था। कंसोर्टियम की हानि, लॉस ऑफ कंसोर्टियम। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम, चोहरू राम और अन्य के निर्णय के अनुसार सभी आश्रित मुआवजे के हकदार हैं। पारंपरिक मदों में वृद्धि, एनहांसमेंट इन कन्वेंशनल हेड्स। प्रणय सेठी के फैसले के अनुसार पारंपरिक मदों के तहत मुआवजे पर हर 3 साल में 10% की वृद्धि की जानी चाहिए। केस का परिणाम, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। न्यायाधिकरण द्वारा पारित इम्प्यून्ड निर्णय को संशोधित किया गया और दावाकर्ताओं को कुल 40,62,000 रुपये का मुआवजा दिया गया।
इसके अतिरिक्त दावेदार न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त ब्याज के हकदार होंगे। यह था आज का कानूनी पॉइंट। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हमारे साथ बने रहें और अगले कानूनी पॉइंट एपिसोड में हम और भी कानूनी विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शिखा राजता को विदा दें। नमस्कार। केस नंबर 6, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जय किशन और नंदू और अन्य केस का विवरण। यह याचिका माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में क्रिमिनल रिवीजन नंबर 4067 ऑफ 2013 में 28 जुलाई 2025 को तय की गई। यह याचिका हिमाचल प्रदेश राज्य याचिकाकर्ता द्वारा जय किशन नंदू और अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर की गई थी। यह याचिका माननीय सेशंस जज कांगड़ा 8 धर्मशाला अपीलीय अदालत द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2013 को पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसके तहत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आई पालमपुर जिला कांगड़ा ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 27 जून 2009 को पारित निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। केस का सार। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 325 और 606 सह पठित धारा 149 के तहत अपराधों के लिए चालान पेश किया। यह आरोप लगाया गया था कि एक झगड़ा हुआ था जिसमें आरोपियों ने शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों को पीटा था। शिकायतकर्ताओं को चोटें आईं, जिनमें से कुछ गंभीर थीं। ट्रायल कोर्ट ने माना कि अपराध के स्थान के पास कई लोगों के घर स्थित थे, लेकिन अभियोजन द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह उद्धृत नहीं किया गया था। अभियोजन गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास थे। इन परिस्थितियों ने अभियोजन के मामले को अत्यधिक संदिग्ध बना दिया और आरोपियों को आरोप से बरी कर दिया गया। अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को बरकरार रखा कि अभियोजन गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। आरोपियों को भी चोटें आई थीं और अभियोजन द्वारा उन चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। कानूनी पॉइंट और प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। माननीय हाई कोर्ट ने दोहराया कि यदि पुलिस को एक संज्ञेय अपराध के कमीशन के बारे में निश्चित जानकारी मिली थी तो वही एफआईआर का गठन करेगा। कोई भी बाद का बयान सीआरपीसी की धारा 162 द्वारा प्रभावित होगा। स्वतंत्र गवाहों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि घटना स्थल के पास स्वतंत्र व्यक्तियों के घर स्थित थे, जबकि अभियोजन द्वारा उद्धृत गवाहों के घर काफी दूरी पर स्थित थे। निचली अदालतें किसी भी आसपास के व्यक्ति की गैर जांच के कारण अभियोजन के मामले पर संदेह करने में सही थीं। विरोधाभासी बयान, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, गवाहों के विरोधाभासी बयान और उनकी उपस्थिति के लिए असंतोषजनक कारण अभियोजन के मामले पर संदेह पैदा करते हैं। शत्रुता और गवाहों की विश्वसनीयता, एनमिटी एंड विटनेस क्रेडिबिलिटी। यह स्वीकार किया गया कि पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी लंबित थी और अभियोजन गवाहों के दुश्मनी की उपस्थिति के कारण उनके बयानों के सत्यापन की आवश्यकता होगी। आरोपी की चोटों के लिए स्पष्टीकरण का अभाव, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर अक्यूज्ड इंजरीज। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपियों को लगी चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करने से भी अभियोजन का मामला संदिग्ध हो गया। केस का परिणाम। माननीय हाई कोर्ट ने वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया। यह माना गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य अभियोजन के मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अपर्याप्त थे और इसलिए ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के निर्णय, जिन्होंने आरोपी को बरी कर दिया था, में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था। यह था आज का कानूनी पॉइंट। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले कानूनी पॉइंट एपिसोड के लिए बेल आइकॉन दबाएं।